जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स से जो भी सवाल आए हैं, आज के सेशन में हम लोग उस सारे सवाल को देखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पार्टिकल ऑफ मास इतना एमयू इनटू 4 अल्फा पार्टिकल्स इज। फ्रीक्वेंसी किलो हर्ज में फाइंड करना है। यूनिट देखो किलो हर्ज में किसका, तो देखो कोई एक पार्टिकल है जिसपे आप एनर्जी गिराएंगे, पार्टिकल खुद से टूट नहीं पा रहा था, तुम इसको एनर्जी सप्लाई किए फोटॉन्स के फॉर्म में और उसकी वजह से ये टूट गया, है ना, 4 अल्फा पार्टिकल में टूट गया। बात आ रही समझ में? तो इस प्रोसेस के लिए जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप सप्लाई किए है ना फोटोन का, ये अपने को फाइंड करना है। बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल होता ही है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दीजिए तो फिर यही तो अल्फा पार्टिकल होता है। हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। तो एक प्रकार से अल्फा पार्टिकल का मास जो है आपको दिया हुआ है 1 एमयू कितना होता है, एच का वैल्यू। तो देखो चीजें डेसिमल में दी हुई है, एक बात है ना, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो यहाँ पे होने वाला है एक अच्छा खासा कैलकुलेशन। एंड ऑप्शंस भी देखो, ऑप्शन में भी जो है पावर तक तुमको वेरीफाई करना है ना, उसके अलावा डिजिट्स भी वेरीफाई करने हैं, है ना। ऐसा होता कि सारे ही ऑप्शन में पावर सेम होता, बस डिजिट्स देखना होता तो भी रिलेटिवली हम लोग तेजी से थोड़ा कर पाते हैं। या फिर डिजिट सेम है और पावर्स अलग अलग हैं और पावर भी थोड़ा दूर दूर हैं, तो भी कैलकुलेशन में थोड़ा आप जो है अप्रोक्सीमेशंस ले सकते थे। बट यहाँ पे पावर्स भी आपको वेरीफाई करने हैं और ये जो नंबर है इधर, ये नंबर भी वेरीफाई करना है। और चीज़ें डेसिमल में दी हुई हैं, डिवीजन में भी चीज़ें आएंगी, है ना, तो कैलकुलेशन यहाँ होने वाला है। तो इस सवाल को पहले राउंड में ना करके आपको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले राउंड में आसान आसान सवाल जब आप कर रहे हैं, जो जल्दी हो जाए जो सवाल, उसको आसान सवाल बोल रहे हैं, उसमें उस टाइम में इस सवाल में उलझना नहीं है। सेकंड राउंड में आके सवाल को करना है पीस ऑफ माइंड से। अभी सवाल में इनपुट क्या है, तो देखो एक मास है, एक पार्टिकल है, इस पे आप फोटॉन्स गिराएं। मास भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और यहाँ तो आप फोटॉन्स जो गिरा रहे हैं उसका भी एनर्जी है कि नहीं। और इससे कन्वर्ट होके क्या बना, 4 अल्फा पार्टिकल बना, इसका भी कुछ मास एनर्जी होगा, है ना। तो मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो एलएचएस से आरएचएस में या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा जाएंगे। यहाँ पे फोटोन का एनर्जी एच इंटू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका मास एनर्जी, और इधर प्रोडक्ट का मास एनर्जी। एनर्जी, मास एनर्जी जो होता है मास इंटू सी स्क्वायर, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी को छाटे इस तरीके से, देखो मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर। अब ये जो एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको अब डिवीजन में यहाँ पे लेके आ गए हैं। फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से आएगा हर्ज में। जब सारा कुछ आप एसआई में पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी एसआई यूनिट में आएगा, उसको किलो हर्ज में चेक करना है, ठीक है। किलो हर्ज में कितना आएगा, वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या है, 4 अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल का मास इतना दिया हुआ है एएमयू में, तो आप एएमयू में जो है 4 इंटू जो है एक अल्फा पार्टिकल का मास लिखें। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है आपको जितना, ये एएमयू में लिखे। तो एएमयू में जो है ये क्वांटिटी एएमयू में आ चुका है और इसको आप कन्वर्ट किए फिर केजी में, तो इतना मल्टीप्लाई किए, देखिए इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और सी का स्क्वायर, ये जो सी स्क्वायर है उसका वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, इसका स्क्वायर। प्लैंक्स कांस्टेंट एच का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये देखो ये पुट किए। अब इसको जब सॉल्व करने चलते हैं आप, तो यहाँ देखो ये 4 4 16 और ये 4 और 2 8 ऐसे अरेंज होगा। इस क्वांटिटी में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.066 ऐसा आ रहा है ना। ये आया 1.66 को आप 5/3 लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है 3 का स्क्वायर, तो मेरा अप्रोच रहता है कि आप सारे जो डिजिट्स हैं 10 टू द पावर वाले को एक तरफ सेपरेट कर लीजिए और बाकी जो डिजिट्स है उसको एक तरफ सेपरेट कर लीजिए, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करिए। अगर ऑप्शन में पावर चेक करने से बस काम चल जाएगा तो यही से चेक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और अगर ऑप्शन में डिजिट्स चेक करने से बस काम चल जाए तो इधर का कैलकुलेशन करके हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लो ऑप्शन में 3 4 5 6 इस तरीके से डिजिट्स है लेटर से, तो आप चेक करेंगे यहाँ कि यहाँ पे वैल्यू 0.3 भी आ रहा है या फिर 0.003 इस तरीके का कुछ आ रहा, तो 1/1000 3/1000 करके इसको तुम पावर में लेके जा सकते हो, 3 वाला ऑप्शन तुम मार्क कर सकते हो, है ना। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लेके ऑप्शन के हिसाब से चीज़ों को सोचते हैं। बट यहाँ यहाँ ऑप्शन जो है में 2 अलग-अलग नंबर दिया और पावर भी अलग-अलग है, तो पूरा ही आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ कैलकुलेशन किए तो 0.66 और ये 6.6, यहाँ थोड़ा-सा हेल्प हो गया। ये पावर जाएगा और यहाँ जो है देखिए 3 का स्क्वायर और ये 3 कट के इधर 3 बचेगा, 5 15, और यहाँ जो पावर्स है वो ऐड होके 10 टू द पावर ऑफ 23,
यहाँ से आप पावर एक अपॉन 100 और यहाँ से एक पावर ऊपर 10 अपॉन 100, तो 1/10 जो है वो पावर को जो है एक माइनस हो जाएगा, उसकी वजह से पावर कटा छटा, और 15 के आसपास जो है 15 इंटू 10⁻²2 हर्ज आ रहा है। और किलो हर्ज में इसको कन्वर्ट करोगे तो पावर 3 क्या कर दो, कम कर दो, है कि नहीं। तो 15 इंटू 10⁻19 के अराउंड, है ना, 10⁻19 किलो हर्ज। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। अब अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोबार ऑफ द एलिमेंट। आइसोबार होता है ऐसा दो एलिमेंट जिसका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एक ऑप्शन है मास नंबर इस दोनों का सेम, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान सवाल, फर्स्ट राउंड में ऑब्वियसली आप इसको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल है। द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन फॉर न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक यूरेनियम का फिजन होता है तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। तो पूछा है व्हेन ऑल एटम्स ऑफ 47 ग्राम प्योर यूरेनियम अंडरगोज फिजन प्रोसेस देन एनर्जी रिलीज्ड इज इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें अल्फा फाइंड करना है। एन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं। तो एक प्रकार से ये जो सवाल है ये बेसिक मोल कॉन्सेप्ट एंड यूनिटरी मेथड का सवाल है कि भाई एक न्यूक्लियस टूटता है तो इतना एनर्जी देता है, तो 47 ग्राम में कितना न्यूक्लियस वो फाइंड करना पड़ेगा, और यूनिटरी मेथड लगा के 190 से उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 47 ग्राम ऑफ सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, देखो यहाँ पे मास नंबर दिया हुआ है ना। एक मोल का मास 235 ग्राम, तो इससे नंबर ऑफ मोल आ गया। एक मोल में इतना पार्टिकल, तो इतना मोल में कितना पार्टिकल, 1/5 मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक का एनर्जी फिजन से इतना रिलीज होता है तो इतना पार्टिकल जो है इससे कितना एनर्जी निकलेगा, यूनिटरी मेथड लगा दिए। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन काटेंगे छाटेंगे, आपका आंसर 228 10⁻23 आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अल्फा जो है दैट विल बी 228 के बराबर आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये जो सवाल है 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। दो स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, इस सब पे कमेंट करना है। पहला स्टेटमेंट है फॉर ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर द मास ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये है गलत। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो नेचर में ग्राफ एग्जिस्ट करता है कुछ अप्रॉक्स इस तरीके का, तो मास नंबर बढ़ने के साथ साथ ये ग्राफ बढ़ते हुए नहीं जाता है ना। Fe तक तो ये एक प्रकार से लमसम बढ़ता है, उसके बाद फिर घटना चालू होता है। इधर हायर मास नंबर है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है आगे आप यहाँ जा रहे हैं तो कम हो रहा है, देख रहे हैं, कम हो रहा है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स। अब चेक करना है कि दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है कि सही है। फॉर ऑल एलिमेंट्स न्यूक्लियाई विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ट्रांसफॉर्म्स टू न्यूक्लियाई विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो देखो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए होता है। फिजन हो या फ्यूजन हो तभी होगा जब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मोर स्टेबल हो, ठीक है। और स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो है ज्यादा स्टेबल, उसको तोड़ना उतना मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ जो बोला है स्टेटमेंट 2 वो बिल्कुल सही है। फॉर ऑल एलिमेंट न्यूक्लियाई विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ट्रांसफॉर्म टू न्यूक्लिया विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है उसमें कन्वर्ट होना चाहता है, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा फिजन और फ्यूजन को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जितना ये ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा कौन, न्यूक्लियस, उतना उसको तोड़ना मुश्किल होगा। अब देखो यहाँ पे अगर कोई बोले कि देखो इस वाले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक अप्रॉक्स ग्राफ कंसीडर करते हैं और बोला जाए कि क्या पॉसिबल है कि जेड और वाई जो है, जेड और वाई कंबाइन होके एक्स बना दे। यहाँ पे जेड के करस्पॉन्डिंग कुछ मास नंबर, ऐसे वाई एंड एक्स के करस्पॉन्डिंग भी कुछ मास नंबर। तो क्या ये पॉसिबल है कि वाई और जेड जो न्यूक्लियस है ये मिल के एक्स जो है ये बना दे, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो वाई और जेड का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है ना। और ये दोनों जो है जुड़ के हायर मास नंबर अचीव कर सकते हैं। इसका मास नंबर भी कम है, मान लो इसका 2 है और इसका 4 है, एक रफ एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करे कोई जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने की बात। तो मान लो ये 2 और ये 4 है और इसका मास नंबर है 6, एक बात, तो 2 और 4 मिला के 6 तो हो सकता है। तो मास नंबर
नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, है ना। तो 2 और 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 2 में, वाई और जेड में, और एक्स में टोटल 6 नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। तो यहाँ से यहाँ जाने में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का कंजर्वेशन भी हो रहा है, साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है ना। वाई और जेड का कम था और एक्स का ज़्यादा है। तो फिर यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि चूज करने अगर बोले 4 ऑप्शन में से, तो हम लोग बोल पाएंगे सर ये तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वही उसका रिवर्स पूछा जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि ये ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला टूट के ये दोनों प्रोडक्ट बना दे। तो देखो, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलरेडी स्टेबल है और लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सर एक्स टूट के जो है वाई और जेड बनाए, ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम लोग बोलते हैं कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ए एंड बी की बात करें, क्या ए और बी कंबाइन होके लोअर मास नंबर वाले जो है, क्या ये कंबाइन होके हायर मास नंबर सी में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखो, ए का और बी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सी से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कभी भी प्रोडक्ट जो है लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कन्वर्ट नहीं होता है स्पॉन्टेनियसली, खुद से ये नहीं हो रहा होता है। तो ये रिएक्शन जो है अपने आप तो नहीं हो रहा होगा, हम लोग बोलेंगे सर ये नहीं पॉसिबल है, ये फ्यूजन नहीं पॉसिबल है। हाँ, लेकिन इसका उल्टा स्पॉन्टेनियस पॉसिबल हो पाएगा। देखो, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और ये लार्जर मास नंबर वाला दो छोटे मास नंबर में टूटे, है ना, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सर ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका होना ही नहीं पॉसिबल है, और ये भी होना पॉसिबल नहीं है अपने आप स्पॉन्टेनियस में, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल है, द बाइंडिंग एनर्जी फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस आर गिवन। दो न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज हुआ है, इसमें एब्जॉर्ब हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ बोला है कि स्टेबिलिटी जो है, ये जो आइसोटोप्स है ना, हीलियम के आइसोटोप्स हैं, इस सब के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, जिसमें x3 जो है इस आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रहा, x4 जो है मास नंबर 4 वाले को, एंड x5 जो है ये मास नंबर 5 वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेबिलिटी चेक करना है। अब इस न्यूक्लियर रिएक्शन को देखो, यहाँ एनर्जी क्या हुआ है, लिबरेट हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप होते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज होता है। और जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो तभी होता है वो जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस रहा होगा, है ना। और ऐसा रहा होगा तो प्रोडक्ट मस्ट बी मोर स्टेबल देन दी रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होगा, मतलब कि x4 विल बी x3 से ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो हम लोग बोल पाएंगे कि सर x4 जो है दैट विल बी मोर स्टेबल देन x3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो है आपको इस साइड से इस साइड जाने में ये माइनस में एनर्जी दिया हुआ है। इसी माइनस को तुम इधर की तरफ लेके अगर आ जाते हो, तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसमें यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसको इधर लेके आ जाओ तो कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा। मतलब कि रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने पे तुमको एनर्जी एडिशनल सप्लाई करना पड़ रहा है। अपने आप ये रिएक्शन हो नहीं रहा था, तुमको जो है एडिशनल एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल, मतलब कि x4 x5 से ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ तो हम लोग श्योर हैं कि x4 जो है वो x3 से भी ज़्यादा स्टेबल है और x5 से भी क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखो, ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल पा रहे हैं, x4 सबसे कम स्टेबल बोल रहा है और बराबर वाला भी नहीं होगा। फर्स्ट एंड थर्ड में जो है, फर्स्ट एंड थर्ड में से कोई एक होगा। अब अपने को देखना है कि x5 और x3 में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हो कि जो पहला रिएक्शन है और जो दूसरा रिएक्शन, उसको ऐड कर दो। तो ऐड करने से जो है ये जो x4 है, हीलियम का आइसोटोप जिसका मास नंबर 4 है, ये दोनों तरफ से कट जाएगा और इधर ऐड करने के बाद रिएक्शन कुछ ऐसे अरेंज होके आएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखो, तो इधर की तरफ ये दोनों को ऐड करने पे टोटल एनर्जी पॉजिटिव आया, मतलब कि ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सोथर्मिक तभी होता है जब वो स्पॉन्टेनियस हो रहा हो। स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा तो यहाँ से यहाँ में जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो आप बोल पाएंगे कि x5 जो है ज़्यादा स्टेबल होगा x3 से, और x4 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल था ही, है ना। तो x4 सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल x5 और उससे भी कम स्टेबल x3। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर पाएंगे। आंसर हो जाएगा 4, 5 एंड 3 इस ऑर्डर में, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल है, एन एटम एक्स विथ एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर 8 इज बम्बार्डेड बाय शावर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स
and in 10 seconds this atom absorbed 10 electrons, 10 protons and 9 neutrons. अब ये जो एब्जॉर्ब करेगा इससे जो है एटम ही बदल जाएगा, मास नंबर बदल जाएगा, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, तो ये एटम ही बदल जाएगा। द परसेंटेज ग्रोथ इन द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस, ये अपने को फाइंड करना है। तो न्यूक्लियस का जो सरफेस एरिया है वो कितना परसेंट से बदल जाएगा ये फाइंड करना है। तो इनिशियली था ये कहानी 3 एटॉमिक नंबर एंड 8 वाज मास नंबर। अब जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। पहले एटॉमिक नंबर था 3, मास नंबर था 8। अब 10 प्रोटॉन और ऐड हो गया है, तो 3 में 10 ऐड कर दो, 13 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर की बात करें तो पहले था 8 के बराबर, अब जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर 19 से बढ़ जाएगा टोटल ऐड करके, तो आप जो है बोलेंगे मास नंबर 19 से बढ़ जाएगा। पहले 8 था उसमें 19 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा मास नंबर। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर पे इस तरीके से डिपेंड करता है, पावर 1/3 पे, और सरफेस एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ए का पावर 2/3 पे डिपेंड करेगा सरफेस एरिया, बाकी ये तो कांस्टेंट ही है ना, हर केस के लिए सेम ही होगा। तो सरफेस एरिया ए का पावर 2/3 पे डिपेंड कर रहा है। पहले केस में मास नंबर वाज 8, आप 8 पुट किए यहाँ पे, तो सरफेस एरिया 4 इंटू कॉन्स्टेंट। दूसरे केस में आप जो है मास नंबर 27 पुट किए टू द पावर ऑफ 2/3, तो ये 3 का स्क्वायर 9 सी, है ना। परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। आप फाइनल यहाँ और यहाँ पुट किए और इनिशियल जो है यहाँ पुट किए, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा बाई 4, 5/4 इंटू 100, 25 इंटू 5 125% आएगा, ठीक है, जो कि कोई भी ऑप्शन में है नहीं। तो ये जो सवाल है ये ड्रॉप हो जाएगा चाहे तो, या फिर बोनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। A nucleus has mass number alpha, radius r alpha. Another nucleus has mass number beta, radius r beta. अल्फा बीटा में रिलेशन दिया है तो रेडियस का रेशियो बोला है। बहुत आसान सवाल। अभी थोड़ी देर पहले देखें रेडियस का रिलेशन मास नंबर पे रेडियस कुछ ऐसे डिपेंड करता है। आर नॉट होता है कांस्टेंट जो हर न्यूक्लियस के लिए सेम ही ये वैल्यू होता है, तो आर अल्फा अपॉन आर बीटा विल बी पहले का मास नंबर अपॉन दूसरे का मास नंबर का पावर 1/3, मतलब अल्फा अपॉन बीटा का पावर 1/3। अल्फा अपॉन बीटा करोगे तो 1/8 आएगा, है कि नहीं, तो 1/8 का पावर 1/3 विल बी 1/2 विच इज 0.5, आंसर फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से न्यूक्लियस चैप्टर के जो भी सवाल जेईई मेंस में आए हैं जनवरी शिफ्ट में, उस सारे सवाल को हम लोग देख लिए। अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है।